तो दोस्तों आज देखेंगे अपन फिजिक्स में, फिजिक्स वर्ल्ड में, ठीक है जी। जिसमें अपन समझेंगे आज फिजिक्स के मीनिंग के बारे में, फिजिक्स बना कैसे। तो फिजिक्स एक ऐसी भाषा है, एक ग्रीक शब्द से निकला हुआ है जिसको बोलते हैं फ्यूसिस। फ्यूसिस फिजिक्स क्या है? एक ग्रीक भाषा है जो किससे निकला है जी? फ्यूसिस से निकला हुआ है, ठीक है जी। जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक अर्थात नेचर, ठीक है जी। जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है, क्या होता है? नेचर या नेचुरल भी बोल सकते हैं आप। इसका अर्थ होता है नेचुरल या नेचर, ठीक है जी। जिसे नेचुरल भी बोल सकते हैं, शब्द में प्रयोग करते हैं। भौतिक शब्द बना है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका डिफिनेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं जी? यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक और नहीं प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। तब प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटना बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं अपन? जो बेसिक लॉ अपना फॉलो होता है उसे प्राकृतिक घटना बोल सकते हैं, ठीक है जी। और प्राकृतिक घटना अपना जैसे कि नॉर्मली देखा जाए तो अपन भौतिक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, अपना भौतिक या फिजिक्स बोलते हैं इस चीज़ को हम लोग, ठीक है जी। तो फिजिक्स दो प्रकार के मिलकर बना होता है। पहला होता है चिरस्थ क्लासिकल चिरमस्त भौतिक बोलते हैं, और एक बोलते हैं जी अपना आधुनिक भौतिक। ठीक है जी। तो इसमें देखिए, ये इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या आता है जी अपना? तो देखिए, यांत्रिक आ जाएगा, ठीक है। ऊष्मागतिकी आ जाएगा, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी आ जाएगा। तीसरा ध्वनिकी आ जाएगा। चौथा प्रकाशीय आ जाएगा। और पांचवा आ जाएगा अपना विद्युत गतिक, ठीक है जी। और आधुनिक में देखेंगे, अगर मॉडर्न में देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या आता है जी अपना? तो पहला देखिए, पहला आ जाएगा अपना क्वांटम यांत्रिक आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो अपेक्षितता का सिद्धांत आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो नाभिकीय भौतिक आ जाएगा। चौथा देखेंगे तो कण भौतिक आ जाएगा, ठीक है जी। और पांचवा देखेंगे तो ठोस भौतिक आ जाएगा। और छठवां देखेंगे तो
इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हैं आप। इसने प्रकार के अपने आधुनिक में यूज होते हैं। ठीक है जी। तो अपन देखते हैं भौतिक बोलते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक बोलते किसे हैं। अब आता है भौतिक। ठीक है, तो भौतिक वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी आंतरिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। अब बात आता है यहाँ पे द्रव्य, ऊर्जा और उनकी आंतरिक घटना। तो द्रव्य बोलते किसको है, तो यहाँ पे देखिए द्रव्य किसको बोलते हैं। द्रव्य वह है जिससे का द्रव्यमान होता है। द्रव्य क्या है, जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है। ठीक है जी। और क्या करता है, जिसे अपन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करेंगे किसके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ठीक है, मतलब द्रव्य क्या है, द्रव्य वह वस्तु है जो इसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसे अपन अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रिय किसे बोलते हैं, अपना हाथ हो गया जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है जी। अब बात आता है हमारे पास ऊर्जा का, एनर्जी। अपन तो अब मीटर के लिए बात कर चुके हैं ना, अब अपन बात करेंगे एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी को इंग्लिश में बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, इसे तो हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं या न तो इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल अपन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं जी। तो जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कारण ही कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, ये भी बोल सकते हैं। ऊर्जा के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अब फिर आगे देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है जी। यांत्रिक, ऊष्मीय, प्रकाशीय, ध्वनि, चुंबकीय, विद्युत, नाभिकीय और रासायनिक इत्यादि आते हैं। एक बार इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या कि बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है कि एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, तो हम वहाँ पे नहीं बता पाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप। जैसे कि पहला लिखेंगे यांत्रिक। ठीक है जी। फिर होता है ऊष्मीय, तीसरा होता है प्रकाशीय, चौथा होता है ध्वनीय, पांचवा होता है चुंबकीय, छठवां होता है विद्युत, सातवां होता है नाभिकीय और आठवां होता है रासायनिक। ठीक है, अब देखिए आइंस्टाइन ने क्या बोला। सर आइंस्टाइन ने अपने को क्या चीज़ का एग्जाम्पल दिया, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आइंस्टाइन जी ने अपने को क्या बताया, द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में संबंध अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात आइंस्टाइन जी ने अपने को क्या बताया, सर आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया जी, कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं।
ठीक है जी। तो इसको ई को क्या बोलते हैं? ई को बोलते हैं एनर्जी, और एम को बोलते हैं मीटर या द्रव्यमान। और टी क्या है? लाइट है, प्रकाश। ठीक है जी। तो अपन एनर्जी को द्रव्य में बदल रहे हैं और द्रव्य को एनर्जी में बदल रहे हैं, बदल सकते हैं ना। ठीक है। तो आइंस्टाइन का यह कैसा समीकरण है जी? द्रव्य ऊर्जा तुल्यता समीकरण है। इस समीकरण को बोलेंगे द्रव्यमान ऊर्जीय तुल्यता समीकरण है। ठीक है। और इस समीकरण को कब विकसित किया गया था? अगर किसी ने ये पूछा हो तो बता सकते हैं कि अपन बहुत सारे प्रयोग किए, जिसके आधार पर इसको अपन वो किए, विकसित किए। ठीक है दोस्तों। तो फिर और आगे देखेंगे अपन, अब समझेंगे जो अपन मॉडर्न फिजिक्स और आधुनिक फिजिक्स से बता, उसके आगे वाले चैप्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों। जो अगर कोई कंपटीशन या कोई 11वीं 12वीं कुछ भी में पूछे तो अपन बता पाएँ। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो मॉडर्न फिजिक्स होता क्या है कि जैसे कि अपन कोई भी चीज़ को मॉडर्न में कर रहे हैं, उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। जो 1900 के बाद वाले फिजिक्स हैं उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, और 1900 सन के पहले की जो फिजिक्स हैं, क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित हैं, उसी को अपन आधुनिक फिजिक्स बोलते हैं, जिसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ठीक है जी। फिर आगे देखेंगे नियम और सिद्धांत होते क्या हैं। ठीक है। नियम और सिद्धांत, नियम और सिद्धांत में अंतर अगर कहीं भी पूछ दे आपको, नियम क्या है और सिद्धांत क्या है। देखिए, नियम हमें प्रकृति के किसी प्रकार की व्यवहार करती है। नियम शाश्वत या अपरिवर्तित होती है। किसी भी भौतिक प्रक्रिया में नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब जो हमें प्राकृतिक दे रही है वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं क्या है। जैसे ये पेन है, ये पेन ऐसे गिर रहा है, ये क्या है? एक नियम है, एक प्राकृतिक की घटना है। इसमें क्या हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं? यहाँ से नीचे छोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, ग्रेविटी के कारण है नीचे जाएगी, इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब देखिए आता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? अपने सिद्धांत प्रेक्षणों या प्रयोगों या परिणामों की व्याख्या करने के लिए ज्ञात नियमों की सहायता से बनाया जाता है। आवश्यक पड़ने पर सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता है। बोलने का मतलब है कि नियम जो है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जबकि सिद्धांत जो है उसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है जी। और आगे देखेंगे कि साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो क्या हो सकता है। अगर साइंटिफिक तरीके से अपने को देखना पड़े तो मतलब वैज्ञानिक विधि में अगला ये टॉपिक है ना। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? तो वैज्ञानिक विधि बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित क्रमबद्ध या तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्या बोलेंगे जी? अनुसंधान, अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिक द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित क्रमबद्ध
तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कितने चरण होते हैं? इसके देखिए कितने चरण होते हैं जी? 4 चरण होते हैं। तो साइंटिफिक विधि के 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण के नाम है अपनी, पहला चरण होता है क्रमबद्ध विधि, क्रमबद्ध परीक्षण। ठीक है, दूसरा होता है परिकल्पना का निर्माण। तीसरा होता है परिकल्पना का परीक्षण। और चौथा होता है अंतिम निष्कर्षण। ठीक है जी, 4 प्रकार के विधि होते हैं। तो पहला अपन देखेंगे क्रमबद्ध प्रेक्षण, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के बारे में। देखिए, किसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों को उस समस्या के संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, जिसे इसके लिए सुनियोजित प्रयोग करते हैं, इसे क्रमबद्ध प्रेक्षण कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को क्रमबद्ध करना, मतलब सिस्टमेटिक करना। ठीक है जी। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब दूसरा आता है परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। ठीक है, अब फिर इसको बोलते हैं परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक, नहीं, चौथा अंतिम निष्कर्षण, एक्सपेरिमेंट एंड फाइनल कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट एंड फाइनल कंक्लूजन। अब देखिए, ये तो क्रमबद्ध करेंगे, परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राप्त आंकड़ों या प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम, वर्किंग रूल जो होते हैं, उसे बोलते हैं परिकल्पना। ठीक है, अब परिकल्पना का प्रेक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं जी? तो परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, जिसके लिए परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं तथा भविष्यवाणी करते हैं। तब पश्चात नए प्रयोग के द्वारा सत्यापन करते हैं। अब अंतिम आता है एक्सपेरिमेंट एंड फाइनल कंक्लूजन। यदि निष्कर्षण और भविष्यवाणी का प्रयोग के द्वारा सत्यापन हो जाता है तो अंतिम निष्कर्षण मान लिया जाता है, अन्यथा परिकल्पना की संशोधन किया जाता है अथवा नई परिकल्पना तैयार करते हैं और इसकी परीक्षण करते हैं। यह क्रमबद्ध तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रयोग के द्वारा सत्यापित निष्कर्षण प्राप्त न हो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हमारे नए क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।